दोस्तों आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दानिश की ज़बानी में। आज की कहानी है राजस्थान की। राजस्थान में एक शहर है अजमेर और वहाँ पर एक सावर जगह है। सावर के पुलिस स्टेशन में अचानक एक अनजान आदमी का फ़ोन आता है और वो जानकारी देता है कि एक सुनसान कुआं है, वहाँ पर एक गठड़ी में एक लाश पड़ी है और उसके आगे एक नदी है। उस नदी के अंदर एक कपड़ा है, एक पुतलिया है, उसके अंदर एक सर पड़ा है और उसके आगे थोड़ा एक जंगल है और झाड़ियाँ हैं। वहाँ पर कुछ कपड़े हैं एक पुतलिया में जो खून से रंगे हुए हैं। फ़ोन अनजान किसी शख्स ने किया था और उसने अपना नाम और एड्रेस नहीं बताया। पहली नज़र में पुलिस को लगा कि हो सकता है किसी ने मजाक किया हो या कोई टाइम पास कर रहा हो, लेकिन पुलिस की ड्यूटी है, भले ही किसी ने कैसे भी कराए, अपराध को ख़त्म करना, अपराधी को पकड़ना। पुलिस आनन फानन में गाड़ी निकालती है और सीधा उस कुएं का रुख करती है जहाँ पर उस अनजान कॉलर ने लाश की बात कही थी। पुलिस उस कुएं पर पहुँचती है तो देखती है वो काफ़ी अंधेरा है, उस कुएं में काफ़ी सुनसान जगह पे है और उसमें झांक कर अगर नीचे देखा जा रहा है तो वो दिख नहीं रहा है कि उसके अंदर क्या है। पुलिस गांव वालों की मदद लेती है, टॉर्च से उसके अंदर देखा जाता है। एक गांव के आदमी को पुलिस उस कुएं के अंदर उतारती है और पता चलता है अंदर कुछ है, कोई पुतलिया में कोई भारी चीज़ है। अब गांव वालों की मदद से उस पुतलिया को बाहर निकाला जाता है और जब बाहर निकाल कर उस पुतलिया को खोली जाती है तो उसके अंदर देखा जाता है वाकई में उसके अंदर एक लाश है, जिसका मतलब था कि जिसने भी फ़ोन किया था, जो भी अनजान कॉलर था, उसकी कम से कम एक बात ठीक थी। उसके बाद फिर पुलिस उस नदी की तरफ जाती है और वहाँ पर जाकर देखती है, वहाँ पर भी एक पुतलिया है और उस पुतलिया को खोला जाता है और उस पुतलिया को खोला जाता है तो देखा जाता है उसके अंदर एक सर है, लेकिन सर थोड़ा अजीब हालत में था। किसी ने उसके चेहरे को पूरे को जलाने की कोशिश की थी। जाहिर सी बात है, कोई नहीं चाहता था इसकी पहचान हो, उसकी आइडेंटिटी छुप जाए, अगर वो किसी को मिल भी जाए तो ये पता न चले कि वो सर किसका है। पुलिस उसको भी अपने कब्जे में लेती है। अब तीसरी जगह जाती है जहाँ पर कॉलर ने बताया था कि एक पुतलिया वहाँ पर भी है, कपड़ों से बंधी हुई। पुलिस को वो भी मिलती है और उसको खोल कर देखा जाता तो वाकई ही उसके अंदर खून से संगे सने हुए कुछ कपड़े हैं। पुलिस तीनों चीज़ों को बरामद करती है और थाने लाती है। तीनों चीज़ों को खोलकर उनको बारीकी से जांच की जाती है, देखा जाता है कोई ऐसी पहचान हो, कोई ऐसी आइडेंटिटी हो, कोई टैटू हो या कोई ऐसी आईडी हो। लेकिन कातिल ने बड़ी होशियारी के साथ उसकी सारी पहचान मिटाने की कोशिश की, जिसमें कहीं तक सफल भी रहा। पुलिस उस बॉडी को सरकारी अस्पताल भेज देती है पोस्टमार्टम के लिए, जिससे पता चले कि हत्या कैसे हुई, कोई और पहचान हो। और जो आसपास के थाने हैं सब में उनकी जानकारी भेजती है और बताती है इस तरीके से एक लाश मिली है, क्या कहीं पे कोई गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट हो, किसी ने एफआईआर कराई हो या कोई व्यक्ति किसी भी गांव से गायब हो। तो ऐसा किसी भी थाने में कुछ नहीं मिलता कि कहीं कोई एफआईआर हो या कोई गायब हो। तो पुलिस वापस वहीं खड़ी अपने आप को महसूस करती है। उसकी कोई ऐसी, ना ही उसके पास कोई ऐसी आइडेंटिटी मिली थी और ना ही उसके पास कोई ऐसी कोई पहचान थी जिससे पुलिस को ये पता चल सके कि वो बॉडी है किसकी। पुलिस काफ़ी कोशिश करती है। उसके बाद पुलिस फैसला करती है कि क्यों ना इसके जो जानकारी है वो अखबार में छापी जाए।
हो सकता है कोई अखबार में पढ़कर ही इसकी कोई पहचान कर ले, कोई गायब हो। तो पुलिस ये फैसला करती है और अखबार के अंदर उसकी पहचान कि किस तरह के उसके कपड़े हैं, जो उस पोटली में कपड़े मिले वो किस तरह के हैं, उसकी उम्र, उसकी हाइट। और पोस्टमार्टम में जो एक बात पता चली थी कि वो जो सर कटा हुआ अलग मिला था, उसके बाईं आँख के नीचे और जबड़े के बीच में कोई स्टील की वायर थी, जो स्टील से हड्डी को कनेक्ट किया गया था। तो पुलिस अखबार में उसकी भी जानकारी देती है, क्योंकि बॉडी की और कोई ऐसी खास जानकारी मिली नहीं थी, तो इसका भी उसके अंदर उल्लेख किया जाता है। अब पुलिस इंतज़ार करती है कि कोई आए, कोई उसकी जानकारी ले, कोई बताए, कोई तो उसका पहचान का है जो गायब हो। तो अचानक किशनगढ़ में एक व्यक्ति रहते हैं, बुजुर्ग दुर्गा प्रसाद जिनका नाम था। वो उस अखबार को पढ़ते हैं और उसकी डिटेल को देखते हैं, तो उनको कुछ अजीब लगता है और वो चौंकते हैं, क्योंकि उनके उनके बेटे का नाम था भवानी। भवानी शर्मा एक मार्बल के कारोबारी थे। जो उनके बेटे थे वो उनसे अलग रहते थे अपने बीवी और 2 बच्चों के साथ। तो उनका करीब 10 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट में उनको भी दाईं आँख के नीचे और जबड़े में एक स्टील की वायर दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में लगाई गई थी। तो ये देखकर वो चौंकते हैं और अपनी जो आप अपने बेटे की जो मार्बल की गोदाम होता है, शॉप होती है, वहाँ पर जो काम करने वाले कर्मचारी होते हैं वो उनको फ़ोन करते हैं, क्योंकि वो जानते थे उसकी दुकान पर जो भी कर्मचारी काम करते हैं, और उन कर्मचारियों को भी पता था कि ये जो हमारे बॉस हैं, जो गोदाम के मालिक हैं भवानी शर्मा, उनके पिताजी हैं दुर्गा प्रसाद। तो दुर्गा प्रसाद ने उन कर्मचारियों को फ़ोन करा और अपने बेटे की जानकारी ली कि भवानी शर्मा कहाँ पर है। तो वहाँ से एक अजीब जानकारी जो उनका नौकर है वो देता है दुर्गा प्रसाद जी को, कि वो पिछले 6-7 दिन से गोदाम पर नहीं आ रहे हैं, और उनकी बीवी जिसका नाम निधि शर्मा था वो उनके बाद आ रही हैं, और सारा हिसाब किताब कारोबार का, कितनी पेमेंट है, कहाँ से माल आ रहा है, कहाँ जाना है, किसको बेचना, सारी चीज़ निधि शर्मा संभाल रही है। जबकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि अगर भवानी कहीं बाहर जा भी रहे हैं तो निधि आके संभाले। ये थोड़ा दुर्गा प्रसाद जी को अजीब लगता है। ये तो जाहिर सी बात है, 2 ही सूरतों में ऐसा हो सकता है कि जब सामने वाले को पता है कि वो वापस आएगा ही नहीं, तो ही आदमी संभाल सकता है इन चीज़ों को। क्योंकि जो आदमी जा रहा है 10 दिन में, 15 दिन में वापस आ रहा है, तो वो आके फिर अपना संभाल लेता था, देखता था अपना मार्बल का कारोबार जो भी था। लेकिन इस बार जैसे ही वो गायब हुए और फ़ौरन उनकी पत्नी ने आना वहाँ पर शुरू कर दिया। अब दुर्गा प्रसाद जी ये सब देखते हैं और अपने बेटे का बार-बार फ़ोन लगाते हैं, तो फ़ोन भी उनका बंद आता है। तो फिर वो फ़ैसला करते हैं कि क्यों ना अपनी बेटे की बहू निधि शर्मा से ही पूछा जाए, क्योंकि उन दोनों के आपस में कोई रिश्ते ऐसे ख़ास थे नहीं। उनके बेटे की बहू उनको पसंद नहीं करती थी, उनके परिवार को, तो ज़्यादा उनसे बातचीत होती नहीं थी। फिर भी क्योंकि उनका बेटा गायब था या मिल नहीं रहा था, वो फ़ैसला करते हैं निधि शर्मा को फ़ोन करने का। तो निधि उनको बताती है कि वो घर में ऐसे ही छोटा-मोटा झगड़ा हुआ और वो झगड़ा करके कहीं चले गए। तो दुर्गा प्रसाद को लगता है कि पहले भी ऐसा कई बार हो चुका था, उनमें मियाँ-बीवी में झगड़े होना आम बात थी। उन्होंने सोचा कहीं गए होंगे, आ आ जाएँगे। तो उससे पहले भी कई बार जा चुके थे उनके गोदाम पर और इसकी जानकारी लेने के लिए। लेकिन जिस दिन वो अखबार पढ़ते हैं, उस दिन उनका दिमाग एकदम से वे चौंक जाते हैं, क्योंकि उनके बेटे के बाईं आँख के नीचे और जबड़े तक जो स्टील की वायर लगाई गई थी, जो उसके अंदर हाइट और जो कलर वगैरह जो लिखा हुआ था, वो काफ़ी हद तक मैच कर रहा था। जबकि वो नहीं चाहते कि ऐसा हो कि वो बॉडी उनके बेटे की हो। वो अपने दूसरे बेटों को और बेटियों को फ़ोन करते हैं
और वो बताते हैं कि भवानी शर्मा ऐसे गायब हैं और थाने में एक लाश है। उन्होंने अखबार में जो पहचान बताई है काफ़ी भवानी शर्मा से मिलती जुलती है, क्यों नहीं जाकर एक बार वहाँ पर देखा जाए। और नहीं तो मिसिंग रिपोर्ट तो लिखानी है भवानी शर्मा की, क्योंकि वो मिल नहीं रहे हैं, घर पे आ नहीं रहे हैं, फ़ोन उनका बंद है। तो फैसला करते हैं, सारा परिवार एक साथ इकट्ठा होता है, अलग अलग गाड़ियों में सब थाने की तरफ जाते हैं। बीच में निधि को फ़ोन करते हैं, जो भवानी शर्मा की पत्नी थी, कि ऐसे ऐसे एक अखबार में एक आर्टिकल आया है, आप भी थाने पहुँचो। तो वो थाने जाने में थोड़ी आनाकानी करती हैं, जो अजीब लगता है ससुर को, देवर को। तो वो कहते हैं कि ठीक है, हम ही आपको पिक कर लेंगे। और उन्होंने निधि शर्मा को घर की तरफ गए, मतलब अपने बेटे की तरफ गए, और निधि शर्मा को उन्होंने पिक किया और उसके बाद वो थाने जाते हैं। थाने जाकर पुलिस को बताते हैं कि स्टील का जो वायर है वो हमारे बेटे भवानी को लगा था। पुलिस कहती है वो तो ठीक है, बट एक चीज़ काफ़ी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि स्टील का वायर अगर आपके बेटे को लगा है तो ये लाश भी आपके बेटे भवानी शर्मा की हो। तो दुर्गा प्रसाद कहते हैं वो ठीक है आपकी बात, बट इसकी पहचान कैसे हो, क्योंकि डीएनए एक रिपोर्ट होती है, उसमें आने में थोड़ा टाइम लगता है उसका एक टाइम लिमिट है। तो दुर्गा प्रसाद जी कहते हैं कि जिन डॉक्टर से हमने दिल्ली में गंगाराम हॉस्पिटल है वहाँ पर हमने ऑपरेशन कराया था, जो करीब 10 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था भवानी शर्मा का, तो वो उस डॉक्टर का नंबर पुलिस को देते हैं। पुलिस डॉक्टर से बात करती है और डॉक्टर बताते हैं कि ये बहुत रेयर केस है, ऐसे ऑपरेशन ज़्यादा नहीं होते। मैंने ये सिर्फ 3 ही ऐसे ऑपरेशन हैं जिनमें स्टील का तार डाला है, जो एक्सीडेंटल ऐसे केस थे। तो पुलिस कहती है हो सकता है ये बाकी 2 हों जिनका ऑपरेशन हुआ है, उनमें से किसी की लाश हो। तो डॉक्टर कहते हैं कि बिल्कुल हो सकता है, मैं आपको उन 2 का भी एड्रेस और नाम देता हूँ, क्योंकि भवानी का तो आपने ज़िक्र कर ही दिया है, भवानी जी का तो आपके पास है ही सारी चीज़ें, उनकी तो फैमिली खड़ी हुई है सामने। तो बाकी 2 जिन जिन लोगों का ऐसा ऑपरेशन हुआ था, जो स्टील की वायर उनके बॉडी में डली थी, सर में डली थी, उनका नंबर दिया जाता है, उनको फ़ोन किया जाता है और इत्तेफ़ाक से वो दोनों बिल्कुल ठीक थे, उन दोनों से बात हो जाती है। अब तीसरे बचते हैं भवानी शर्मा। अब कहीं तक ये क्लियर हो जाता है कि ये भवानी शर्मा की बॉडी, क्योंकि वो मिल भी नहीं रहे थे और उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ था, और अब वायर का भी ये कन्फर्म हो गया था। तीसरा फिर पुलिस ऑफिसर उनको बोलते हैं कि जो कपड़े बरामद हुए, हम आपको वो कपड़े दिखाते हैं, वो कपड़े भी एक बार चेक कर लीजिए, हो सकता है कपड़ों से आपको कुछ पहचान हो जाए, क्योंकि पुलिस चाहती थी बिल्कुल कन्फर्म हो, जो भी चीज़ है एकदम कन्फर्म होनी चाहिए। तो एक पुलिस अधिकारी जाते हैं और वो जो पोटली मिली थी जंगल से, वो लाकर टेबल पर रखी जाती है। क्योंकि वो पोटली मिली थी और वो खून से सनी हुई थी, तो पुलिस अपने सरकारी कपड़े में उसको बांधे हुए होती है। तो तभी एक अजीब चीज़ होती है, उस पोटली को अभी पुलिस अधिकारी खोलने जा ही रहे थे, इसी बीच भवानी शर्मा की पत्नी निधि शर्मा देखकर उसको एकदम से, जो बिल्कुल नॉर्मल खड़ी हुई थी, लेकिन जैसे ही उस पोटली को, कपड़े की पोटली को देखती है, एकदम अचानक से दहाड़े मारकर रोने लगती है और कहती है ये तो भवानी के ही कपड़े हैं, ये तो मेरे पति के ही कपड़े हैं। पुलिस अधिकारी को थोड़ा शक होता है कि अभी इस पोटली के अंदर क्या है वो हमें भी नहीं दिख रहा है, जब तक इसकी गांठ खुलेगी नहीं तब तक कैसे पता चलेगा इसमें किसके कपड़े हैं, किस कलर के हैं, क्या कपड़े हैं। लेकिन एक निधि शर्मा जो बिल्कुल अभी तक नॉर्मल खड़ी हुई थी, वो अचानक से पोटली खुलने से पहले ही इस तरीके से उसका रोना पुलिस को थोड़ा अजीब लगता है। लेकिन पुलिस कार्रवाई आगे बढ़ाती है, पोटली खुलती है, वो कपड़े दिखाए जाते हैं, तो निधि शर्मा उसको कंफर्म कर देती है कि ये भवानी शर्मा के ही कपड़े हैं और ये जो लाश थी ये भवानी शर्मा की ही थी। क्योंकि पुलिस जब वो लाश लेकर आई थी, जो पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भेजा था, जब उसकी आइडेंटिटी नहीं मिल पाई, कोई उसका पहचानने वाला नहीं आया, तो पुलिस ने उसको सरकारी
खर्चे पर सरकारी तरीके से उसका अंतिम संस्कार कर दिया। बाकी जो आइडेंटिटी थी, कपड़े थे, डीएनए वगैरह, ये पुलिस ने अपना सरकारी प्रॉपर्टी समझकर रख लिया अपने पास कि कभी भी कोई आएगा तो उससे मैचिंग में उनकी जानकारी दी जाएगी। तो भवानी जी का अंतिम संस्कार हो चुका था, बस अब कपड़े थे। पुलिस का एक काम पूरे तरीके से ख़त्म हो गया था। बॉडी की पहचान हो चुकी थी, आईडी हो चुकी थी। अब पुलिस अधिकारी का जो दूसरा काम था, हत्यारे को पकड़ना, कि हत्या किसने की है, और वो भी इतनी बेरहमी से कि उसको मारा गया, उसका गर्दन काटी गई, सर अलग किया गया, फिर उसको अलग अलग जगह फेंका गया। पुलिस जीरो से शुरू करती है और बीवी से और जो उसके माता पिता थे भवानी शर्मा के, उनसे जानकारी लेती है कि इनकी किसी से कोई दुश्मनी थी, किसी से कोई लेना देना था, या किसी नौकर से कोई कहा सुनी हुई, किसी से कोई छोटी से छोटी अगर कोई बात हुई हो तो आप उसके बारे में हमें बताएं। लेकिन दोनों तरफ से ऐसी कोई सामने बात नहीं आती जिससे कि उनका किसी से कोई इतना बड़ा लेना देना हो, या कोई झगड़ा हुआ हो, या किसी नौकर से कोई ऐसी बात हुई हो। बल्कि एक अजीब चीज़ होती है आगे से कि निधि शर्मा अपने ससुर और जेठ और नंद पर इल्ज़ाम लगाती है कि इन्होंने ही मेरे पति को मारा है और इन्होंने ही मुझे विधवा बनाया है और मेरे बच्चों को अनाथ इन्हीं लोगों ने किया है। तो पुलिस जो अधिकारी है वो निधि शर्मा से पूछते हैं कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके ससुरालियों ने ही आपके पति को मारा है। तो निधि शर्मा बताती है कि ये जो मार्बल का कारोबार है काफ़ी बड़ा है, ये बहुत अच्छा बिजनेस है, और इस बिजनेस को हड़पने के लिए उसके पिता और उसके भाई और उसकी बहनों ने उनकी हत्या की है, इतनी बेदर्दी के साथ। अब पुलिस भवानी शर्मा के पेरेंट्स के पास जाती है और उनसे पूछती है कि आपको किसी में कोई शक है, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा। तो वहाँ पर भी सेम वही होता है जो निधि शर्मा के साथ हुआ था। वो लोग भी बोलते हैं कि हमें अपने बेटे की बहू पर शक है, हमें लगता है कि उसी ने हमारे बेटे को मारा है। तो वो पूछते हैं आपको ऐसा क्यों लगता है। तो पेरेंट्स बताते हैं कि वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, भवानी को हमारे पास आने से रोकती थी, वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो हमसे आके मिले या हम उसके पास जाएं। ज़िंदगी इसी तरह से कट रही थी। भवानी हमसे अगर मिलता भी था तो वो बड़ी खामोशी से चुपचाप हमारे पास आता था, अपनी बीवी को बना बताए, और आकर मिलके हमसे चला जाता था, और उसको भी नहीं बताता था कि वो वहाँ पर आया है, अपने पेरेंट्स से मिलकर आया है। तो पुलिस फिर वहीं पर अपने आप को खड़ी पाती है कि कहीं से कोई क्लू नहीं मिल रहा है, किसी ने उसकी हत्या की है। अब पुलिस जो मार्बल का गोदाम होता है वहाँ पर जाती है, वहाँ पर जाकर जानकारी लेती है, तो पता चलता है कि सारा कारोबार निधि ने संभाला हुआ है और ज़िंदगी फिर वैसे ही चल रही है जैसे पहले थी। तो पुलिस को थोड़ा निधि पर शक था, उसके 2-3 चीज़ें ऐसी हो गई थी। एक तो वो पोर्टली खोलते टाइम उन्होंने पहले ही बता दिया कि ये भवानी शर्मा की है, और दूसरा फिर उनके पेरेंट्स ने बताया वो उसको मिलने नहीं देती थी। तीसरा ये था जब भी निधि को पूछताछ के लिए थाने बुलाया जाता था तो निधि का भाई हमेशा उसके साथ आता था, और पुलिस की हर बात का जवाब जब निधि देती थी तो बीच में उसका भाई टोका टाकी करता था, उसको बीच में बताता था ऐसे नहीं ऐसे है, ऐसे नहीं ऐसे है। ये पुलिस को थोड़ा उस पर भी डाउट हुआ कि हम बुलाते हैं पूछताछ के लिए निधि शर्मा को और साथ में उसका भाई आता है, और पूछताछ में फिर वो बीच में टोका टाकी करता है, लेकिन कोई सबूत नहीं था। पुलिस नहीं चाहती थी कि कोई भी ऐसा कच्चा हाथ डाले, क्योंकि जो छोटे इलाके हैं वहाँ पर अगर किसी भी तरीके से अगर पुलिस उस निधि को उठाती है
और उससे कड़ाई से पूछताछ करती है, तो जो गांव के लोग हैं वो इसको अपने आत्मसम्मान पर लेकर चले जाते हैं और वो कहीं धरना न देने लगे कि एक तो उसका पति की हत्या हुई है, उसके बच्चे अनाथ हो गए हैं और वो खुद विधवा हो गई है, और ऊपर से पुलिस उसी को परेशान कर रही है। तो पुलिस बड़ा फूँक फूँक कर कदम रख रही थी और अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही थी। इसी बीच पुलिस को एक आइडिया समझ में आता है। वो एक पुलिस अधिकारी सोचते हैं क्यों ना एक चाल चली जाए जिससे जल्दी से ये केस ख़त्म हो और हत्यारा जो है कानून के शिकंजे में हो। तो पुलिस निधि को फ़ोन करती है और कहती है कि आपसे कुछ पूछताछ करनी है, नॉर्मल छोटी मोटी, और आप अपने भाई को साथ लेकर आए और एक डेली वेज की पूछताछ है। अब निधि अपने भाई को लेकर आती है। अब क्योंकि पुलिस निधि से इतनी सख्ती से पूछताछ नहीं कर सकती थी, तो पुलिस क्या करती है कि दोनों भाई बहनों को अलग अलग रूम में ले जाती है और भाई के ऊपर पुलिस थोड़ा सख्ती करती है अपने पुलिस अंदाज में। पुलिस अधिकारी कहते हैं कि देखो, निधि से पूछताछ हो चुकी है और निधि ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और वो सारा इल्ज़ाम तुम पर डाल रही है कि सब कुछ तुमने किया है और तुम्हें इस चीज़ की जानकारी है और अब तुम नहीं बच पाओगे, अब तुम सीधा यहाँ से अंदर जाओगे, आपके ऊपर मर्डर का केस लगेगा। और पुलिस उसकी अपने तरीके से पिटाई करती है और कुछ ही देर में वो टूट जाता है। वो कहता है कि हाँ, मेरी बहन ने ही अपना सुहाग अपने हाथों से उजाड़ा है और जीजा जी को मेरी बहन ने ही अपने हाथों से मारा है। अब पुलिस का आधा काम हो चुका था। पुलिस फ़ौरन निधि को लाती है, जो दूसरे कमरे में उसके साथ इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। वहाँ से उसको अपने भाई के पास बिठाती है और कहती है कि देखो, आपके भाई ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, उन्होंने बता दिया है कि आप ही ने अपने पति को मारा है। अब निधि के पास कोई रास्ता नहीं रहता क्योंकि उसका भाई उसके सामने बैठा है और पुलिस ऑफिसर के सामने वो चीज़ बता चुका है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। अब पुलिस निधि से कहती कि अब तुम अपना जुर्म कबूल करो और ये बताइए कि क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों तुमने भवानी को मारा। तो निधि बताती है कि वो कारोबार के सिलसिले में बार बार बाहर जाया करते थे। अच्छा, जब पुलिस उसके घर की तलाशी लेती है, उस वक्त एक डायरी मिलती है भवानी शर्मा के घर से, क्योंकि भवानी शर्मा को एक डायरी लिखने का शौक़ था। वो डेली वेज के जो भी उसने करा है, कहाँ गया है, किससे क्या बात हुई, पूरी वो उसमें लिखता था। तो उस डायरी में वो लिखता है कि आज मेरा निधि से झगड़ा हुआ, आज वो डिवोर्स मांग रही थी और आज तो उसने बिल्कुल हद कर दी, घर छोड़कर चली गई, दोनों बच्चों को अकेला छोड़ के मैड के ऊपर जा छोड़कर घर से चली गई और रात को 11 बजे आई। फिर किसी दिन के आज वो 12 बजे आई थी, आज पूरा दिन गायब रही थी, बार बार डिवोर्स मांगती है। तो ये सारी चीज़ें डायरी में लिखी हुई थी, लेकिन उसमें भी ये कहीं नहीं लिखा हुआ था कि ये बात हत्या तक पहुँचेगी। तो निधि बताती है कि वो बार बार कारोबार के सिलसिले में बेंगलुरु वगैरह मार्बल के जाते रहते थे और कहीं ना कहीं निधि के दिमाग में बैठ गई कि जब भी जाते हैं तो ये बहुत खुश होते हैं और जब ये कहीं से बाहर से आते हैं तब भी ये बहुत खुश होते हैं। तो निधि के दिमाग में ये बात बैठ गई कहीं ना कहीं कि इनका किसी लड़की के साथ अफेयर है और ये किसी और लड़की के साथ खुश हैं और कहीं ऐसा ना हो ये मुझे छोड़ दे, और मैं तो इनके घर वालों को वैसे भी पसंद नहीं करती और ये सारा कारोबार जो है वो जो दूसरी लड़की हो उस पर चला जाए और उनके घर पर चला जाए, घर वालों के पास चला जाए और मैं बीच रोड पे रह जाऊँ। तो शुरू में तो ये उसको शक था कि किसी लड़की का है, लेकिन धीरे धीरे वो लड़की का शक अब लालच में बदल गया। अब वो प्रॉपर्टी का लालच निधि शर्मा के दिमाग में आ चुका था कि कहीं ऐसा ना हो ये सारा मार्बल का कारोबार इनके माँ बापों के और हाथ में चला जाए। तो अब यही सोचती रहती है कि ये इनका कहीं अफेयर है, मतलब खुद के जवाब और खुद ही के सवाल उसके एक अपने दिमाग की उपज थी, जबकि ऐसा था नहीं, ना ही ऐसा इन्वेस्टिगेशन में सामने आया। लेकिन उसको ये कंफर्म हो गया था अपने कि
कहीं ना कहीं इनका चक्कर है, जो इतना खुशी खुशी जाते हैं और खुशी खुशी फिर वहाँ से वापस आते हैं। तो उसके दिमाग में बात घर कर गई। अब वो दिमाग लगाने लगी कि अगर मैं इससे डिवोर्स लेती हूँ तो मुझे कुछ यानी मनी के तौर पर कुछ ही थोड़ा बहुत मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा, और ये कारोबार तब भी भवानी के हाथ में ही रहेगा और भवानी की ज़िंदगी अच्छे से कटेगी और मैं फिर ऐसे ही रह जाऊँगी। तो क्यों ना कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए कि ये कारोबार भी अपने हाथ में रहे और ये भवानी भी ना रहे। तब वो अपने खुद के पति और अपने 2 बच्चों के पिता का हत्या की एक योजना बनाती है। हत्या की योजना में वो सोचती है मैं अकेले कर नहीं पाऊँगी, उसके लिए कोई दूसरा आदमी भी होना चाहिए। अब जो एक भवानी का एक ड्राइवर होता है, बहुत भरोसे का, भवानी जी उस पर बहुत भरोसा करते थे और अपने ड्राइवर को उन्होंने अपने ऊपर लोन कराकर एक कार दिलाई हुई थी और उसकी पूरी वफ़ादारी पर उन्हें पूरा भरोसा था। तो निधि शर्मा सबसे पहले उस ड्राइवर को ही अपनी योजना में शामिल करने का फ़ैसला करती है और उस ड्राइवर को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है कि देखो, जो तुम्हारे पास ये कार है, जो तुम इसका लोन भर रहे हो, अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं उस लोन को माफ़ कर दूँगी, उस लोन को मैं भर दूँगी और तुम्हें अपने पास से और भी पैसे दूँगी। तुम माला-माल हो जाओगे, तुम्हें ये ड्राइवर की नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। बस तुम्हें मेरा एक छोटा-सा काम करना होगा। ड्राइवर पूछता है क्या काम हो? तो वो बताती है कि तुम्हें भवानी शर्मा को मारना है। वो मर जाएगा तो मैं तुम्हारी सारी चीज़ें ये माफ़ कर दूँगी और तुम्हें पैसे दूँगी और उसके मारने में मैं भी तुम्हारा साथ दूँगी। तुम्हें मेरी हेल्प करनी है। तो ड्राइवर शुरू में मना करता है, लेकिन कुछ दिनों में पैसे की ज़रूरत की वजह से वो मान जाता है और वो फ़ैसला करता है और वो निधि मैडम को जाकर बोलता है कि ठीक है, मैं तैयार हूँ। तो निधि कहती है ठीक है, इस बार जब भी भवानी शर्मा वापस आएँगे तो मैं तुम्हें फ़ोन करूँगी और तुम गाड़ी लेकर तैयार रखना। भवानी अपने घर आता है। निधि शर्मा एक जूस का गिलास लाती है जिसमें उसने नशे की गोली मिलाई हुई होती है। वो उसको जूस पिलाती है। ज़ाहिर है उसको नींद आती है और भवानी सो जाती है। निधि बिल्कुल बेफ़िक्री के साथ अब ड्राइवर को फ़ोन करती है और उसको बताती है कि मैंने उसको नशे की जूस पिला दिया है, नशे की दवाई खिला दी है। अब तुम आइए और बाकी का काम दोनों मिलकर पूरा करते हैं। अब ड्राइवर गाड़ी लेकर भवानी शर्मा के घर पहुंचता है और वहां पर एक मोटी सी लोहे की रॉड ली जाती है और उस रॉड को पूरी ताकत के साथ भवानी के सर पर मारा जाता है और उस रॉड को कई बार मारा जाता है। जब उनको ये कन्फर्म हो जाता है कि हाँ, अब भवानी मर गया है, तो वो दोनों उसके पैर पकड़कर, टांगें पकड़कर घसीटते हुए उसको बेसमेंट में लेकर जाते हैं और वहाँ ले जाने के बाद उसका सर उसके धड़ से काट कर अलग करते हैं, क्योंकि निधि शर्मा नहीं चाहती थी कि अगर बॉडी मिल भी जाए तो पहचान ना हो, उसकी जो आइडेंटिटी है वो ना मिले किसी को, तो ज़्यादा टाइम गुजर जाएगा। अब वो सर को उठाते हैं और छत पर लेकर जाते हैं। वहाँ पर गैस से उसके चेहरे को जलाते हैं, जो उसका आँख, नाक, होंठ, गाल बिल्कुल बेपहचान हो जाए और कोई भी पहचान ना सके कि ये नक्शा और ये चेहरा किसका है, ये सर है किसका। अब वो सर को अलग कपड़े में बांधते हैं, जो उसकी नीचे की बॉडी होती है, हाथ पैर, उसको अलग कपड़े में बांधते हैं और जो कपड़ा होता है जिससे वो ब्लड वगैरह साफ़ करते हैं, जो क्राइम सीन होता है उसको साफ़ करते हैं। 3 पोटलियाँ वो उस गाड़ी की डिक्की में रखते हैं और निकल पड़ते हैं बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए। उनका इरादा ये था कि इसको कहीं बहुत दूर ले जाकर फेंका जाए, जो हमारा ये इलाका है किशनगढ़, उसके इलाके से दूर में जाए, फेंका जाए कि अगर ये किसी को मिल भी जाए तो इसकी पहचान ना हो सके। अब क्योंकि एक चोर होता है, एक लाश डिग्गी के अंदर पड़ी हुई है, तो वो देखते हैं कि आगे नाकाबंदी है, पुलिस के बैरियर लगे हुए हैं
तो वो ये वाला आइडिया ड्रॉप कर देते हैं और वो सोचते हैं कि अब इसको जल्दी से जल्दी यहीं फेंका जाए, कहीं ऐसा ना हो पुलिस गाड़ी की चेक करने लगे जिसके अंदर पहले से एक लाश है। तो वहाँ पर एक सुनसान कुआँ था। ड्राइवर को उसकी जानकारी होती है। ड्राइवर उस बॉडी को उठाता है, उस कुएं में फेंक देता है। अब आगे चलते हैं तो एक नदी पड़ती है। अब उस नदी में वो जो सर होता है बंधा हुआ उसको फेंक देते हैं। फिर और आगे चलती है तो एक झाड़ी आती है, वहाँ पर वो उस कपड़े को फेंक देते हैं। तो जिस अनजान कॉलर ने फ़ोन किया था वो तीनों चीज़ें बताता है। पुलिस वहाँ जाती है, तीनों चीज़ों को बरामद करती है, पोस्टमार्टम होता है, उसकी जांच होती है। अब क्योंकि खूनी पुलिस के हाथ में था और जो बॉडी और सारी चीज़ सबूत के साथ, हथियार, सारी चीज़ें पुलिस के हाथ में थी, पुलिस चार्जशीट बनाती है और कोर्ट में जमा करती है। वहाँ पर केस चलता है और फैसला आता है ड्राइवर को और निधि शर्मा को। कोर्ट का फैसला आता है लोअर कोर्ट का कि उनको उम्र कैद की सज़ा दी गई है। उस वक्त पर जो उम्र कैद थी वो 14 साल की थी। अब दोनों को जेल हो जाती है, वो जेल में जाते हैं। कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। 14 साल गुजर जाते हैं और निधि फिर बाहर आती है। बाहर आने के बाद वो अपने बच्चों से मिलती है, क्योंकि 14 साल गुजर चुके थे। अब बच्चे काफ़ी बड़े हो गए थे, जवान थे, और दादा दादी ने बच्चों को बता दिया था कि आपके पिताजी को किसने मारा है और क्यों मारा है और आपकी माँ कहाँ है। तो बच्चे उससे नफ़रत करते थे। तो पहले निधि शर्मा ने सोचा कि अपने बच्चों को पटाया जाए, उनको मनाया जाए, लेकिन बच्चे क्योंकि उससे नफ़रत करते थे, क्योंकि उनके पिता को उसने इतनी बेरहमी से, सिर्फ एक दिमाग की सनक से या लालच से उनके पिता का साया उसने छीन लिया था। तो बच्चे उससे बात करने को राज़ी नहीं होते, बच्चे उससे दूर हो जाते हैं। जिस औरत ने, जो सबसे उसकी बड़ी प्रॉपर्टी थी, उसका पति और उसके बच्चे, उस मार्बल के कारोबार के चक्कर में उसने उनको खो दिया था और उसका लालच अभी भी उसके दिमाग से नहीं जा रहा था। वो फिर कोर्ट जाती है और कोर्ट जाकर केस करती है कि इस प्रॉपर्टी पर मेरा भी हक है, जो मैंने हत्या की है या जो भी मैंने गुनाह किया है मैं उसकी सज़ा काट चुकी हूँ। क्योंकि मैं उसकी पत्नी हूँ तो इसलिए उसकी प्रॉपर्टी का जो अधिकार है वो मेरा भी है उसकी प्रॉपर्टी पर। लेकिन क्योंकि वो एक सज़ा याफ्ता कैदी थी, एक खूनी थी, तो कोर्ट में उसका जो ये केस ज़्यादा दिन टिकता नहीं और वहाँ से भी वो हार जाती है। अभी भी जो उसके जानने वाले हैं उस परिवार के, उन्होंने कहा है उसने फिर से एक केस किया है उस प्रॉपर्टी के लिए। तो जो उसकी असली प्रॉपर्टी, उसके बच्चे या उसका पति, उसका उसको गम होना चाहिए। वो आज भी उस मार्बल के कारोबार के पीछे पड़ी हुई है। तो देखो आदमी का दिमाग उसको कहाँ से कहाँ ले जाता है। एक अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही है, 2 अच्छे प्यारे बच्चे हैं, पति है, अच्छा कारोबार है, लेकिन एक दिमाग की सनक ने उसकी खुद की ज़िंदगी को नरक बना दिया। बच्चे यतीम हो गए, खुद जेल में चलेगी, बाप का साया नहीं रहा, कारोबार दूसरों के हाथ में चला गया, खुद एक खूनी का लेबल उसके दिमाग पर, उसके सर पर हमेशा के लिए लग गया। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद है ये आपको पसंद आई होगी। अगर ये आपको कहानी पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और एक नई कहानी के साथ कल फिर मिलते हैं। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, ख्याल रखें। धन्यवाद।